देखो, झड़पથી વધતા भाव मतलब तेजी से बढ़ते भाव। तेजी से बढ़ते भाव से क्या होता है, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि अगर समझ लीजिए कि कोई एक ए परिवार है और कोई एक बी परिवार है ना। इसको मैं नाम बदल देता हूँ। एक पी परिवार है और एक आर परिवार है। ये पी और आर मैंने क्यों रखा आप सोच लीजिएगा बाद में, है ना। एक पी परिवार है और एक आर परिवार है। वेरी गुड। तो जो पी परिवार है ना, तो वो क्या करते, मतलब उसकी समझ लो कि वो उसका खर्च महीने का 20,000 होता है पूरे परिवार का, और उसकी आय होती है 21,000। तो कितनी बचत करेगा? 1,000 की बचत करेगा। ठीक है, तो ये 1,000 की बचत करेगा। अभी एक आर परिवार है, उसकी आय है 2 लाख रुपया। उसका खर्च कितना है? 50,000 रुपया। वो कितनी बचत करेगा? 2 लाख। 1.5 लाख। अच्छा, ये 1,50,000 का जो शेष बच रहा है, वो शेष की बात करें तो उसमें से 1,50,000 का 1,50,000 वो सेविंग करेगा कि उसमें से कुछ निवेश करेगा? सर निवेश भी निवेश कर करेगा। सकते अच्छा, निवेश करेगा। समझ लीजिए कि 1,50,000 में से वो 50,000 का बचा रहा है और 1 लाख का निवेश करेगा। 1 लाख का क्या करेगा? निवेश करेगा। तो उसकी सेविंग कितनी होगी? 50,000 50,000। बचत। ठीक है, चलो अभी ये बचत कर रहा है। अभी हुआ क्या, मार्केट में तेजी से भाव बढ़ना शुरू हो गया। मार्केट में क्या हुआ? मार्केट में तेजी से भाव बढ़े, और हुआ ये कि उन लोगों की जो आय जो थी, वो आय तो उतनी की उतनी रहेगी। कभी भी भाव बढ़ेंगे तो आय जो है वो तुरंत नहीं बढ़ती है ना। एक बार मार्केट में भाव बढ़ेगा, उसके बाद जो नौकरी करने वाले लोग हैं वो क्या करेंगे? नौकरी करने वाले लोग हैं वो क्या करेंगे? रिक्वेस्ट करेंगे अपने मालिक को कि भाई मार्केट में भाव बढ़ रहे हैं, बराबर है, अपने हम लोगों का वेतन बढ़ाओ। तो वेतन कब बढ़ेगा उसका? तुरंत बढ़ेगा कि बाद में बढ़ेगा? एक बार रिक्वेस्ट करेंगे, 2 बार रिक्वेस्ट करेंगे, 3 बार रिक्वेस्ट करेंगे, 6 महीने बाद बाद में बढ़ेगा। बाद में बाद में होगा। बढ़ेगा। बाद में बढ़ेगा, 6 महीने बाद बढ़ेगा। तब तक तो उसके खर्च तो उतना, खर्च तो बढ़ जाएगा ना, क्योंकि मार्केट में भाव बढ़ जाएगा। तो उसकी आय कितनी है? 21,000। खर्च कितना है? खर्च बढ़ के हो गया, समझ लीजिए कि 22,000। खर्च होके बढ़ गया 22,000। अभी उसको क्या करना पड़ेगा? कर्ज लेना पड़ेगा 1,000 का, हाँ। या फिर उसने जो बचत की होगी वो बचत माइनस में चली जाएगी। वो बचत में से उपयोग करने लगेगा। जैसे कि अभी कोरोना काल में हुआ, लोगों की जितनी भी, गरीब लोगों की जितनी भी थोड़ी बहुत भी बचत की थी वो तो ख़त्म हो गई। उसके अलावा उसको बाहर से कर्ज लेना पड़ गया। ऐसे अमीर लोगों के पास जो कि बचत करते थे, वो बचत में से इन लोगों को कर्ज देते थे, या फिर वो निवेश करते थे, उनको ब्याज के रूप में पैसा देते थे, है ना। अभी इसका क्या हुआ? इसकी आई 2 लाख, है ना। उसने क्या किया? अपना खर्च 50 का 50,000 ही रहा। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा क्यों हुआ? मार्केट में भाव बढ़े तो भी उसका खर्च 50 का 50 ही रहा। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा क्यों होगा भाई? इसका रीज़न कोई बता सकते हो? इसका रीज़न कोई बता सकते हो? सोचो।
इसका हाँ, आपने बोला कि रिच परिवार ने, रिच फैमिली ने अपने खर्च में कटौती की, है ना, लेकिन पुअर फैमिली ने अपने खर्च में कटौती नहीं की। क्यों नहीं की भाई? वेरी नाइस, वेरी गुड। अमीर लोग जो, समझ लो कि वो दोनों परिवार सेम जैसे हैं, और गरीब फैमिली वो 20,000 का खर्च करती है, वो अपनी जीवन जरूरत की खर्च में ही उपयोग कर सकती है 20,000 का, है ना। जबकि अमीर फैमिली भी वो जीवन आवश्यक चीज़ों का तो 20,000 का ही खर्च करती थी। हाँ, अलग से 30,000 का खर्च करती थी मौज शौक की वस्तुओं में, है ना। उसका टोटल खर्च हो जाता था 50,000, है ना। अभी भी वो ऐसा ही कर रही है। जीवन आवश्यक वस्तुओं में वो 20 की जगह 22,000 का खर्च कर रही है, जैसे कि गरीब लोग करते हैं, है ना। लेकिन उसके मौज शौक की वस्तुओं में जो 30,000 खर्च कर रहे थे, उसमें कटौती करके उसने कितना कर दिया? 28,000 कर दिया। टोटल कितना हुआ? 50,000, है ना। तो अभी उसके पास बचत कितनी रहेगी? 1,50,000 बचेगा पैसा। उसमें से वो निवेश करेगा कितना? 1,00,000। तो 1,00,000 निवेश करेंगे तो वो और 50,000 बचत भी कर सकते हैं। तो ये 1 लाख निवेश कौन करेगा? कहीं पे भी निवेश कर सकते हैं, नए बिजनेस में कर सकते हैं, शेयर मार्केट में कर सकते हैं, नए प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं, है ना। दूसरी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं, डिबेंचर खरीद सकते हैं, ये 50,000 फिक्स डिपॉजिट में डाल सकते हैं, है ना। लेकिन जो वो निवेश करेगा 1,00,000 का, जो पहले भी कर रहा था और अभी भी कर रहा है, उसका भी तो उसको प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं? उसका भी प्रॉफिट मिलेगा ना। उसको उसका भी प्रॉफिट मिलेगा, तो उसकी आय डिविडेंड के रूप में मिलेगा, ब्याज के रूप में मिलेगा। अगर उसने मकान खरीद लिया तो उसके भाड़े के रूप में मिलेगा, है ना। उसकी आय 2,00,000 की जगह 2,20,000 हो सकती है। उसको किसी को बोलने जाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मेरे को पगार बढ़ाओ। और अगर वो अच्छी जगह पे नौकरी करते तो उसका पगार बढ़ता भी है, वो बात अलग है। लेकिन वो जो निवेश करेगा उसको बेनिफिट मिलेगा, वो अलग से। उसको भाव वृद्धि का तो कोई नुकसान हो ही नहीं रहा है। भाव वृद्धि का कोई नुकसान हो रहा है उसको? भाव वृद्धि का उसको कोई नुकसान हो रहा है? भाव वृद्धि का नुकसान किसको ज़्यादा होता है? पुअर फैमिली को या रिच फैमिली को? पुअर फैमिली। हाँ, पुअर फैमिली को ज़्यादा होता है, और उसके पैसे माइनस में, मतलब उसकी बचत तो माइनस में जाती है, सामने से उसको कर्ज लेना पड़ता है। ये कर्ज किसके पास से लेंगे? रिच के पास। रिच के पास से कर्ज लेंगे तो रिच वालों को उसका ब्याज मिलेगा। तो ब्याज मिलेगा तो रिच फैमिली को तो क्या हो गया? और ज़्यादा इनकम हो गई। भाव वृद्धि होने से क्या हुआ? उसको तो फायदा हुआ, नुकसान तो हुआ ही नहीं। हुआ नुकसान? जबकि पुअर फैमिली को क्या हुआ? नुकसान हुआ। तो मुझे ये बताओ कि तेजी से बढ़ने वाले भाव की वजह से किसको नुकसान ज़्यादा होता है? गरीबों को। और गरीब अधिक से अधिक गरीब बनते जाते हैं, और अमीर अधिक से अधिक अमीर बनते जाते हैं। तो इसीलिए इस पैराग्राफ के लास्ट वाले सेंटेंस में क्या लिखा है? તેથી સમાજમાં આવકની અસમાનતા પણ વધે છે, है ना। उस प्रकार समाज में आय की असमानता बढ़ती है। ये असमानता और बढ़ गई ना। तो यही चीज़ को अगर हम समझे इस पैराग्राफ के रूप में, तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। बढ़ते भाव गरीबों के लिए एक गंभीर, गरीबों के ऊपर एक गंभीर असर, मतलब प्रभाव पैदा करते हैं। युद्ध, दुष्काल, नीचा राष्ट्रीय उत्पाद, झड़प से मतलब तेजी से बढ़ने वाले डिमांड, उत्पादन खर्च में होने वाले वृद्धि, उत्पादन खर्च में भी वृद्धि होती है, जिसके कारण चीज़ वस्तुओं और सेवाओं और खाद्य चीज़ों के भावों में तेज़ी से वृद्धि होती है। ये यहाँ पे लिखा है, युद्ध की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती है, नुकसान हो जाते। दुष्काल की वजह से भी पूर्ति कम हो जाती है, वस्तुओं की पूर्ति कम हो जाती है ना। राष्ट्रीय उत्पाद कम होता है तो वस्तुओं की पूर्ति कम होती है ना। युद्ध की वजह से वस्तुओं की बढ़ने वाली मांग की वजह से मांग बढ़ जाती है, पूर्ति कम होती है और मांग बढ़ जाती है। उत्पादन खर्च में वृद्धि होती है तो भी क्या होता है? उत्पादन खर्च में वृद्धि होती है तो जो पूर्ति है वो कम नहीं होती, पूर्ति रहती है लेकिन पूर्ति का भाव बढ़ जाता है ना। उस इत्यादि कारणों की वजह से चीज़ वस्तुओं, सेवाओं और खाद्य चीज़ों के भाव में तेज़ी से वृद्धि होती है।
और ये तेजी से वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप कम आय प्राप्त करने वालों की खरीद शक्ति में तेजी से कमी आती है। खरीद शक्ति में कमी आएगी ना, इसकी खरीद शक्ति जो थी वो पहले उसके वेतन ज़्यादा था तो खरीद शक्ति ज़्यादा थी, अभी वेतन का अनुपात कम हो गया खर्च के सामने, तो उसकी खरीद शक्ति कम हो गई। जैसे हमने स्टेट में पढ़ा था, तो उस खरीद शक्ति में कमी होती है, जीवन स्तर नीचा आता है, गरीबी बढ़ती है। दूसरी तरफ भावों की स्थिति में उद्योगपति होते हैं, व्यापारी होते हैं, बड़े बड़े किसान होते हैं, उसको फ़ायदा होता है। देखो यहाँ पे लिखा है, ये सब क्या होता है, जिसके जो रिच फैमिली है वो सब कौन से होते हैं, उद्योगपति होते हैं, बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, बड़े बड़े किसान होते हैं। बड़े किसान मतलब ज़्यादा ज़मीन वाले किसान, उन सबको फ़ायदा होता है। इस प्रकार आय की असमानता भी बढ़ती है। ठीक है, क्या है? हाँ जी। भारत में ज़्यादातर जनसंख्या गांव में कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर करती है। गांव की गरीबी में क्या बात करें तो ज़्यादातर जनसंख्या कृषि क्षेत्र पर निर्भर करती है ना। तो कृषि क्षेत्र पर निर्भर तो करती है, लेकिन कृषि किसके ऊपर निर्भर करती है, बारिश के ऊपर निर्भर करती है, क्योंकि सिंचाई की सुविधा अच्छे ढंग से नहीं होती है तो बारिश के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। और बारिश की खेती की बात करें तो साल में 1 या 2 बार ही उसको पाक लिया जाता है। तो कृषि क्षेत्र में ज़्यादातर मौसमी बेरोजगारी देखने को मिलती है, क्योंकि जैसी मौसम आएगी तो वो लोग काम कर सकते हैं और मौसम नहीं आएगी तो काम नहीं कर सकते। अभी क्या करें, बाकी के 8 महीने क्या करें, मतलब बारिश आई तो वो लोग किसानी कर सकते हैं, बारिश नहीं आई तो क्या करें, वो बाकी के टाइम में वो करेंगे क्या। उसके लिए गांव में कुछ दूसरा उत्पादन करने वाला चीज़ है, दूसरा कोई उसका रोजगार है उसको करने के लिए, तो ना दूसरा कोई रोजगार भी नहीं है, मतलब पूरक उद्योग भी नहीं है ना। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर उसको शहर में जाना हो तो 8 महीने के लिए शहर में जाके कमाने जाना है तो कमा सकते हैं, लेकिन गतिशीलता श्रम की कम है। गांव में श्रम की गतिशीलता कम होती है और वो निरक्षर ज़्यादा होते हैं, है ना। इसलिए क्या होता है, तेज़ी से बढ़ने वाली जनसंख्या और संयुक्त कुटुंब प्रथा होती है वहाँ पे क्या होता है, एक परिवार होता है, उसके अगर समझ लो कि तीन बेटे हैं तो अभी किसान जो है उसके 3 बेटे हैं, तो किसान जो मर जाएगा तो उसकी 3 बेटे ज़मीन का 3 भाग में बंटवारा कर लेंगे, है ना। तो अब पहले एक किसान एक बड़े खेत को जोतता था, बाद में 3 बेटे हो जाएंगे तो 3 भाग कर लेंगे तो 3 बेटे हो जाएंगे, तो ज़मीन उतनी की उतनी रहेगी लेकिन बट जाएगी तीनों में, है ना। इसलिए जो एक व्यक्ति जिस ज़मीन के ऊपर एक व्यक्ति काम कर सकता है, काम करने के लिए काफ़ी है, वहाँ पे दूसरे 2 व्यक्ति वहाँ पे आ जाएंगे। फिर वो 3 बेटे हैं तो तीनों के वापस 3 बेटे हो जाएंगे, तो वो ज़मीन के और टुकड़े हो जाएंगे, 9 टुकड़े हो जाएंगे, मतलब ज़मीन उतनी की उतनी रहेगी। पहले एक ही व्यक्ति उसमें काम करता था और उतना उत्पादन कर सकता था। अभी उतना ही उत्पादन करना है, उत्पादन उतना ही होने वाला है क्योंकि ज़मीन उतनी है। हाँ, टेक्नोलॉजी का उपयोग करें तो बात अलग है, लेकिन इंसान की वजह से वहाँ पे उत्पादन में कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर भी वहाँ पे एक व्यक्ति की जगह 9 व्यक्ति हो गए, 9 मजदूर हो गए, 9 किसान हो गए, तो क्या हुआ, इसको बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं, है ना। प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब दिखते तो है कि भाई काम करते हैं, लेकिन उसकी वजह से कोई उत्पादन व्यक्ति बढ़ता है काम करने वाला, लेकिन बढ़ने वाले व्यक्ति की वजह से कोई नया उत्पादन नहीं होता है, उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं, छुपी हुई बेरोजगारी बोलते हैं। गांव में किसान क्षेत्र में मतलब कृषि क्षेत्र में पूरक उद्योगों का विकास भी कम हुआ है। पूरक उद्योग क्या होता है, कृषि क्षेत्र के पूरक उद्योग क्या होता है। वही मुर्गी बच्चा पालना, हाँ, उसी के अलावा हाँ, किसान है तो किसान जैसे कि वहाँ पे समझ लो कि वो बैल का उपयोग करके खेत जोतते हैं, तो बैल के साथ गाय होना, है ना, गाय का मतलब बैलगाय का जो परिवार होना, तो उसका पशुपालन का उद्योग होता है। तो गाय होती है तो साथ में क्या होता है, दूध होता है, तो डेयरी उद्योग का विकास होना जरूरी है। अच्छा, दूसरी बात हम बात करें कि वहाँ पे किसान को क्या ज़रूरत पड़ती है, खाद की ज़रूरत पड़ती है, तो खाद उद्योग का विकास होना वो भी एक पूरक उद्योग हो गया। किसान को जो भी चीज़ की ज़रूरत है उन सभी का विकास भी होना चाहिए,
गांव में, तब जाके उसका कृषि क्षेत्र का विकास ज़्यादा होगा। लेकिन ऐसा है तो नहीं हमारे इंडिया में। निरक्षरता ज़्यादा है, लोग पढ़े लिखे कम हैं। श्रम की कम गतिशीलता, मतलब दूसरे गांव में जाए, वापस कमाए, वापस आए, वापस जाए, वापस कमाए, वापस आए, ऐसा भी कम देखने को मिलता है, जिसके कारण बेरोजगारी का अत्यधिक प्रमाण देखने को मिलता है। और इस बेरोजगारी के कारण गरीबी बढ़ती है, क्योंकि लोगों की आय कम होती है। बताओ कि सूरत के अंदर पूरी रात जो सफाई कर्मचारी सफाई करते हैं, तो मुझे ये बताओ कि पूरे सफाई करने के लिए इतने सारे कर्मचारी की वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है? वहाँ पे कुछ लोग आते हैं, साइन करते हैं, चले जाते हैं, बोल देते कि भाई सर को बोल देना। तो क्या हुआ? उसकी वजह से सफाई में कोई परिवर्तन आया? सफाई ज़्यादा हो गई एक व्यक्ति की वजह से? नहीं होती है। वहाँ पे सूरत के अंदर देखने को मिलता है कि भाई बहुत सारे लोग सफाई कर्मचारी में साथ जुड़े हुए हैं, उस वेतन भी ले प्राप्त कर रहे हैं, है ना। लेकिन वहाँ पे उन लोगों के क्या बोलते हैं उसको, उत्पादन नहीं बढ़ता है। मतलब उसकी वजह से जो कार्य होने वाला, कार्य ज़्यादा नहीं हो रहा है, कार्य तो उतने का उतना ही हो रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे वेतन सरकार के द्वारा उसको मिलता है। तो क्या हुआ? ये तो एक प्रकार की प्रच्छन्न बेरोजगारी भी हुई, और एक प्रकार का वेतन उसको ज़्यादा मिल रहा है, तो वो भी तो गलत है। वेतन ज़्यादा मिलने की वजह से उसको बेरोजगार बोला भी नहीं जा सकता, जबकि गांव में तो किसान जो है उसकी आय में भी वृद्धि नहीं होती, इसलिए उसको प्रच्छन्न बेरोजगार बोला जा सकता है। सामाजिक कारण गरीबी के, तो सामाजिक कारण में एक तो है शिक्षा का नीचा स्तर, दूसरा है लैंगिक असमानता, और उसके बाद अन्य कारण है जिसमें है युद्ध, संरक्षण खर्च में वृद्धि और कमीयुक्त नीतियाँ। तो शिक्षा का नीचा स्तर की बात हम करें तो भारत में गरीबी एक महत्व का कारण, गरीबी के लिए एक महत्व का कारण होता है शिक्षा, तालीम, कौशल्य, उसकी कमी। शिक्षा के नीचे स्तर के कारण खास करके ग्रामीण क्षेत्र में कृषि क्षेत्र, नई टेक्नोलॉजी, नई खेत पद्धति, संशोधन, खेत उत्पादन के बिक्री के लिए बाजार, उसके लाभ प्राप्त नहीं होते हैं। क्या होता है, किसान की बात करें तो आपको दूरदर्शन में किसान के लिए बहुत सारा मतलब अच्छा दिखाया जाता है। रेडियो में भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें दिखाई जाती हैं। उसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है किसानों के लिए, है ना। लेकिन फिर भी बिना शिक्षा, वो लोग क्या करते हैं, शिक्षा में इतना वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते, इसलिए लोग है ना शिक्षा के बारे में कोई पढ़ाई भी नहीं करता ज़्यादा, है ना। अपने बच्चों को क्या बोलते हैं, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। शिक्षा के बारे, मतलब शिक्षा नहीं, कृषि क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। कृषि क्षेत्र के बारे में कोई ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता, क्योंकि कृषि क्षेत्र में क्या होता है कि वहाँ पे उसको इनकम तो ज़्यादा होती नहीं है, तो उसको लगता है इसके बारे में क्या पढ़ाई करें, जो ज़्यादा कमा रहा है उसके बारे में पढ़ाई करते हैं, है ना। तो इसलिए सब डॉक्टर बनाने की कोशिश करते हैं, इंजीनियर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कृषि क्षेत्र का अच्छा साइंटिस्ट नहीं बनाते किसी को, कृषि क्षेत्र के बारे में इंजीनियर नहीं बनाते किसी को, है ना। तो खास करके ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कृषि क्षेत्र, नई टेक्नोलॉजी, नई खेत पद्धति, संशोधन, कृषि उत्पादन की बिक्री, उन सब के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है गांव, छोटे छोटे गांव तक। क्योंकि पहली बात तो आजकल तो गांव में इंटरनेट की वजह से घर घर पे मोबाइल है, और घर घर के अंदर मोबाइल के द्वारा हर एक चीज़ को, जानकारी को पहुंचाया जा सकता है। लेकिन पहले के टाइम में जब टीवी होते थे, रेडियो होते थे, कलर टीवी होते थे, मोबाइल नहीं होता था, इंटरनेट नहीं होता था, उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम की कल्पना करें आप लोग। मेरे को तो कल्पना करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आप लोग कर सकते हो कल्पना कि उस टाइम पे कुछ टीवी नहीं थे पूरे गांव में। समझ लो छोटा गांव है तो पूरे गांव में एक या दो ही टीवी हो। उस टाइम पे भी किसानी होती थी, और किसान के बारे में संशोधन भी होते थे, नई नई पद्धतियाँ भी होती थी। लेकिन वो किसान गांव में जो रहता है छोटा सा, उसको ये सब मेथड सिखाए कौन, समझाए कौन, किस तरह से उसको उसके वहाँ तक पहुँचाया जाए। टीवी तो पूरे गांव में एक ही होता था, या दो ही होता था, या 5 ही होता था,
हाँ, टीवी के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश भी करें तो कैसे करें। टेलीफोन हेल्पलाइन नंबर आई तो हेल्पलाइन फ़ोन, टेलीफोन किसके पास है भाई? उस टाइम पे टेलीफोन कितने लोगों के पास होता था, है ना। और अगर उसने किसानी ने कृषि उत्पादन किया भी तो उसको बेचना है तो बेचे कहाँ पे, वो भी उसको नहीं पता रहता था। इसलिए जिसको पता है उसको वो बेच देते थे और वो लोग जाके वहाँ पे मार्केट में बेचने जाने जाते थे। इसके परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र में हेक्टर दीठ उत्पादकता कम रहती है। हेक्टर दीठ उत्पादकता मतलब क्या? कल जैसे मैंने उत्पादकता के बारे में बताया था, ज़मीन उतनी की उतनी है लेकिन उत्पादन कम होता है ना। अगर उसके पास शिक्षा है, तालीम है, कौशल है, नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में लोग जानते हैं, संशोधन के बारे में जानते हैं, है ना, तो क्या होता है कि उतनी ही ज़मीन है लेकिन वहाँ पे उतनी ही ज़मीन में ज़्यादा उत्पादन किया जा सकता है। जैसे मैंने कल बताया था कि पहली बात तो पौधों की संख्या बढ़ाई जा सकती है और पौधों में संशोधन किया है ना। हाइब्रिड, हाइब्रिड पता है ना सबको, संकर जाति। सर हाँ हाँ, तो संकर जाति की वजह से अलग अलग बीजों का उपयोग करके नए नए बीज बनाए गए, जिसकी वजह से एक पौधे के अंदर अगर 100 बीज उगते हो तो वो बीज की संख्या कितनी हो जाए? 150 हो जाए, है ना। इसी तरह ये एक पौधा अगर 3 महीने में उगता हो तो उसकी समय को कम किया जा सकता है कि 2 महीने में उग जाए एक ही पौधा, है ना। तो समय कम किया जा सकता है, संख्या बढ़ाई जा सकती है। इस प्रकार उतने ही हेक्टर की ज़मीन में अगर 10 हेक्टर ज़मीन है तो 10 हेक्टर ज़मीन में जो पहले उत्पादन होता था और उसके बाद शिक्षा लेने के बाद, तालीम लेने के बाद, कौशल का उपयोग करने के बाद, संशोधनों के बारे में जानने के बाद, खेत पद्धतियों के बारे में जानने के बाद, टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के बाद उससे 2 गुना या 3 गुना उत्पादन किया जा सकता है। तो खेत उत्पादकता बढ़ी कि नहीं कम हुई? बढ़ेगी ना। लेकिन शिक्षा का स्तर तो कम है तो खेत उत्पादकता बढ़ेगी नहीं, कम रहेगी। तो दूसरी तरफ श्रमिक दीठ उत्पादकता भी कम रहती है। श्रमिक दीठ उत्पादकता भी कम रहती है मतलब किसान जितने होते हैं उस हिसाब से किसान करने वाले लोगों की संख्या के सामने उसको उत्पादकता कम मिलती है। ये पूरे हेक्टर दीठ उत्पादकता, उसमें एक हेक्टर ज़मीन में बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं, हाँ। लेकिन एक व्यक्ति के द्वारा, एक व्यक्ति की मेहनत के द्वारा कितना हुआ वो गिना जाए तो कुल उत्पादन को श्रमिक के साथ डिवाइड कर दिया जाता है, जो कि किसान की आय में कमी लाती है। और किसान की आय में कमी की वजह से मतलब कमी होती है क्योंकि शिक्षा कम है। इसके अलावा शिक्षा के नीचे स्तर के कारण गांव में वैकल्पिक रोजगारी की तक भी कम रहती है। अगर वो पढ़ा लिखा ही नहीं है तो गांव में वो दूसरा क्या काम करेगा? अगर पढ़ा लिखा है तो चलो दूसरा भी कोई काम कर लेते, चलो अभी मौसमी बेरोजगारी है तो उस टाइम पे चलो कुछ दूसरा कर लेते, चलो इलेक्ट्रिक का काम कर लेते, चलो कुछ मतलब ये कड़िया काम या क्या बोलते हैं वो कर लेते हैं, चलो कुछ दूसरा पढ़ा लेते हैं बच्चों को, चलो। तो लेकिन लोग पढ़े लिखे ही नहीं है तो दूसरा काम भी उसके पास वैकल्पिक तक भी नहीं मिलते, विकल्प में दूसरा, है ना, उसके विकल्प में दूसरे मौके भी नहीं मिलते हैं। तो वेतन दर भी कम रहते हैं क्योंकि उसके पास शिक्षा नहीं है तो वो लोग कैसे मांगे कि भाई मेरे को ज़्यादा वेतन दो, पगार दो। इस प्रकार गरीबी का स्तर नीचा रहता है। ठीक है।